सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के सारणिक के लास्ट एक्सरसाइज 4.6 में डाउट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के क्लास में कोशिश रहेगा कि प्रश्नावली 4.6 का डाउट डिस्कस करके इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। जो भी डाउट आएगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और डिस्कस करने के बाद अगर समय अलाउ करेगा तो आज ही हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की शुरुआत करेंगे, और अगर समय नहीं मिलेगा तो आज इस चैप्टर को कम से कम लास्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउट पूछते हैं और डाउट पूछने के बाद डाउट डिस्कस करते हैं। देखिए सर, आज जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.6। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्नावली 4.6 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 4.6 आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आइएगा 4.6 में जो भी क्वेश्चंस वगैरह बताने का था, कंसेप्ट बताने का था, हम पिछली कक्षा में ऑलरेडी बता चुके थे। हाँ या ना? तो आइए आप लोग आज डाउट पूछेंगे प्रश्नावली 4.6 में। कौन कौन सा प्रश्न डाउट हुआ है? 16 प्रश्न टोटल हम दिए थे। बताइए आप लोग कौन कौन सा प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछिएगा 1 से 6 तक में। क्वेश्चन नंबर 4 एनी डाउट? चलिए 7 से 14, 7 से 14 कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 14 तो वो तो जैसे बिल्कुल 10 बनाए होगे, 11 बनाए होगे, 12। अगर 10, 11, 12, 13 बन गया तो 14 में क्या परेशानी हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 चलो पूरा नहीं बताएंगे लेकिन अच्छा आओ देखते हैं कितना क्वेश्चन पूछा था, उसके अनुसार देख लेते हैं। 4, 11 बता देंगे, 14 देख लेना उसी से। चलो 15, 16 में 15, 16 में 16 बोलो बस। और कोई प्रश्न? और कोई क्वेश्चन में डाउट? बाकी बन चुका है। आइए आलू प्याज से ही शुरू करते हैं। ठीक है, आइएगा। देखिए बच्चे लोग, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन डाउट आया है। आइए क्या कहता है? सुनना सब कोई। 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। देखिए बाबू, इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक आपका है प्याज, एक आपका है गेहूं, एक आपका है चावल। लेकिन 4 केजी प्याज हम खरीदते हैं, 3 केजी गेहूं खरीदते हैं और 2 केजी चावल खरीदते हैं, तब हमको लगता है खर्चा कै रुपया? 60 रुपया। बड़ी सस्ती के समय है कि नहीं? इतना तो अभी खरीदेंगे तो कम से कम 300-400 रुपया से ऊपर चल जाएगा। बताइए प्याज का रेट आपको मालूम है क्या? गेहूं का रेट, चावल का रेट? तो पहले मान लें। अरे मान लेते हैं। सुनो कैसे मानेंगे, यहां लिखते हैं माना कि, गौर करना, माना कि 1 केजी प्याज का मूल्य, 1 केजी प्याज का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, 3 कंपोनेंट है, पहला प्याज, दूसरा गेहूं। तब मान लेते हैं 1 केजी गेहूं का मूल्य बराबर Y रुपया, और तीसरा है चावल। तो मान लेते हैं 1 केजी चावल का मूल्य, 1 केजी चावल का मूल्य बराबर कितना रुपया? बोलिए, Z रुपया।
यहां फोकस करना। 1 केजी प्याज का मूल्य, प्याज का मूल्य मान लिए x, गेहूं का मूल्य मान लिए y और चावल का मूल्य मान लिए z। प्याज 100 रुपये किलो, गेहूं 22 रुपये किलो और चावल z रुपये किलो। ठीक है। अब देखिए सर, हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, बोलिए कहां से, प्रश्न से। फोकस करते हैं थोड़ा सा इस चीज के ऊपर में। क्या बोलता है सुनिए, कहता है 4 केजी प्याज। बताओ 1 केजी प्याज का मूल्य कै रुपया, तब बताओ 4 केजी प्याज का मूल्य कै x, 4x। अगला 3 केजी गेहूं, बच्चा 1 केजी गेहूं का भाई, 3 केजी गेहूं का 3 भाई। और कहता है 2 केजी चावल, 1 केजी चावल का z, तो 2 केजी चावल का कितना z, 2z। देखिए ये क्या कहता है, 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं, 2 केजी चावल, तीनों मिला करके अगर हम खरीद करके लाते हैं तो हमको इन्वेस्टमेंट के रूप में कितना रुपया, 60 रुपया, खर्च के रूप में 60 रुपया लगता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 2 केजी प्याज। अगला जो फिर से बोल रहा है क्वेश्चन, उसमें प्याज कितना केजी है, 2 केजी। 1 केजी प्याज का x, बताओ 2 केजी प्याज का 2x। 4 केजी गेहूं, 4 केजी गेहूं का 4 बाई और 6 केजी चावल, 6 केजी चावल का कितना z, 6z। तीनों मिला करके जो हमको खर्च करना पड़ता है वो कै रुपया, 90 रुपया। इसको मान लिए समीकरण नंबर क्या, सेकंड। नेक्स्ट पुनः, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिख लेंगे, यहां लिख देते हैं हम क्या, पुनः। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या कहता है आगे, 6 केजी प्याज। अगला बार प्याज कितना, 6 केजी। 6 केजी का कै x, 6x। 2 केजी और 3 केजी है, छूट गया वहां पर। 2 केजी क्या होना चाहिए, 2 केजी गेहूं। तो 1 केजी गेहूं का y, 2 केजी गेहूं का 2 y। और कहता है 3 केजी चावल, 3 केजी चावल का 3z। तीनों मिला करके इस बार उसको खर्च करना पड़ता है कै रुपया, 70 रुपया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, थर्ड। कहता है क्या, आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। प्रत्येक का मूल्य कौन केजी बोलिए, प्रति केजी। प्रति केजी को हम माने क्या, x, y, z। यानी सिंपली हमको वैल्यू फाइंड करना है किसका, x का, y का और z का। आप लोग को बताए थे लिखने के लिए कितने के फॉर्म में, 3, a x b, a x और b। a जो लिखाएगा वो चर पद का गुणज होगा, जो x होगा चर पद, और जो आपका b होगा वो अचर पद। यस या नो। आइए सर, सबसे पहले चर पद यानी किसका मान बोलिए, a का। आप लोग बताइए फटाफट कितना होगा, 4 3 2, 4 3 2। देखो यहां ये किसका है, अरे ये किसका है, प्याज का। ये किसका, ये आपका गेहूं का। और ये किसका, वो प्याज का, ये गेहूं का, और ये किसका, चावल का। नेक्स्ट 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल। नेक्स्ट 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल। किसका वैल्यू, ए का। नेक्स्ट अगर x का लिखे तो कंपोनेंट क्या होगा, x, y और z। और इसके बाद किसका, b का। बताइए b का वैल्यू कितना, 60, 90 और 70। एनी प्रॉब्लम यहां तक? आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं रिजल्ट। इसको चर पद को क्या, सॉरी चर पद के गुणज को a, चर पद को x। मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है, ax बराबर b। तो जब यहां से x का वैल्यू निकाले थे तो क्या आया था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। आया था कि नहीं आया था, बोलेंगे हाँ या ना। तो अगर x का वैल्यू ये आया था तो क्या
आप लोग को डिटर्मिनेंट यहाँ से नहीं निकल जाएगा, एडजॉइंट नहीं निकल जाएगा, और उसका बी का मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, एक्स का। अगर एक्स का आया तो प्रति केजी प्याज का मूल्य होगा, जो वैल्यू वाई का आएगा वो प्रति केजी गेहूं का, और जो जेड का वो प्रति केजी चावल का। बन जाएगा या बताना पड़ेगा आगे? बन जाएगा ना, कि बताना पड़ेगा आगे? चलिए, तो इतना बता दिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 16 आपका हो गया काम क्लियर। 11 और 4 जल्दी कीजिएगा फटाफट, बिना विलंब का। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहां देख लो, आ जाओ। नंबर 4 और नंबर 11 है। अरे बोर्ड ढंग से मीट नहीं रहा है। आइए, 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न बता के खत्म करते हैं। सबसे पहले यहां देखो बोर्ड के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2। नेक्स्ट क्या कहता है, ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। गौर करना है यहाँ सब लोग। ऊपर प्रश्न पढ़ो। 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों में संगत तथा असंगत के रूप का वर्गीकरण कीजिए। यहां देखो, तुम लोग को डिस्कस किया जा चुका है। अगर ए इनवर्स कहें या एडजॉइंट ऑफ ए कहें, अगर इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ऐसे देखो, ऐसे बोलो, अगर एडजॉइंट ऑफ ए, यहां ध्यान देगा सब लोग, अगर सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ रे लगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ए इनवर्स का मान निकालना संभव होगा। अगर ए इनवर्स का मान निकालना संभव होगा, मतलब समीकरण निकाय संगत भी होगा। ठीक है, अगर एडजॉइंट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो ए इनवर्स निकालना भी संगत होगा, और अगर संभव होगा, और अगर ए इनवर्स निकालना संभव हुआ तो समीकरण निकाय भी क्या होगा, संगत। लेकिन वही अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो सबसे पहले ए इनवर्स का मान नहीं निकलेगा, और अगर ए इनवर्स का मान नहीं निकला मतलब समीकरण निकाय क्या होगा, बोलिए, संगत होगा कि असंगत होगा? समीकरण निकाय असंगत हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये अगर 2 पॉइंट जो हम पिछले कक्षा में आप लोगों से डिस्कस किए थे, अगर ये 2 पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो ये क्वेश्चन जो था वो आसानी से बन जाना चाहिए था। क्यों बन जाना चाहिए था भाई? आप लोग को पहले बता चुके हैं, सबसे पहले वैल्यू किसका ए हैं, ए का। ए में बताइए कितना होगा, 1 1 1 होगा, 1 1 और 1, यहाँ क्या होगा बोलिए, 2 3 2, यहाँ क्या होगा, ए और कितना है, 2a हो जाएगा। किसका वैल्यू, किसका, ए का। आप लोग खुद बताएं, x का वैल्यू क्या होगा, x y और क्या, z। इसके बाद आप लोग खुद बताइएगा बाबू, b का वैल्यू क्या होगा, 1 2 और कितना, 4। ये बताइए, पहले आपको चेक करना है कि समीकरण निकाय संगत है कि असंगत। तो बताइए, समीकरण निकाय संगत होगा या असंगत होगा, वो निर्भर किसके ऊपर करेगा,
गुड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ऊपर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो सबसे पहला हम लोग का लक्ष्य रहेगा क्या निकालने का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले और उसका वैल्यू अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग फिर समझ लेंगे क्या कि उस अनुसार से हम लोग इक्वेशन देख लेंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालते हैं। आप लोग खुद बताइए किसके अनुदिश चलें, आइए पंक्ति के अनुदिश की स्तंभ के, स्तंभ कौन से स्तंभ, फर्स्ट। तो लिखेंगे यहां पर C1 के अनुदिश क्या करने पर, C1 के अनुदिश हल करने पर, यही है ना C1, चिन्ह मालूम है ना, ये क्या, ये आइए सबसे पहले एक रो वाइज खत्म, कॉलम वाइज खत्म, 3 2 A 2A, 3 2 A और कितना है 2A, 2 की -2, रो वाइज खत्म, कॉलम वाइज खत्म, 1 1 A 2A, 1 1 A और कितना है 2A। नेक्स्ट A की प्लस A, रो वाइज खत्म, कॉलम वाइज खत्म, 1 1 3 2, 1 1 3 और कितना 2। एनी प्रॉब्लम, आइए सर बढ़ाइए आगे, 1 का 1, 3 दूनी 6, क्या चीज का चिन्ह, 2A हो जाएगा, -2 का 2, 2 में A से 2A और माइनस क्या A, प्लस A का A, यहाँ कितना 2 और माइनस यहाँ कितना 3। आइए सर डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 1 का 1 कितना A 4A, -2 का 2, ये सिंपल A प्लस A का A, 3 में से 2 गया -1। आइए सर डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर कितना A 4A -2A और -A, 2A में और 1 है 3A और 4A में से 3A गया, क्या बच गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A। अब बताओ जब डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू अगर A के इक्वल आया तो बताओ ये इक्वल टू 0 आया कि नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही ये नॉट इक्वल टू 0 आया मतलब इसमें A इनवर्स संभव होगा, और जैसे ही A इनवर्स संभव होगा मतलब समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। बात पकड़ में आया, अरे बात पकड़ में आया। तो नीचे यहां पर क्या लिखेंगे, नीचे यहां क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, सुनना ध्यान देना बच्चा लोग, गौर करो यहां पर नीचे क्या लिखेंगे, लिख देंगे अतः A इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब A इनवर्स का मान निकालना क्या होगा, A इनवर्स का मान निकालना संभव होगा। इसलिए समीकरण निकाय जो आपका है वो संगत होगा या असंगत, इसलिए समीकरण निकाय संगत होगा। ये आपका आंसर हो गया। बताइए अभी लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन टफ था कि आसान था, आसान था, सिंपल, केवल ये चेक करना था। ठीक है, चलिए आज के क्लास का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फोकस कीजिएगा बोर्ड के ऊपर। अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो कहता क्या है, आप लोग कहां फंस गए हम समझ गए, 2x + y + 1 कहा गया, ओ सॉरी z बराबर 1, आगे x - 2y - z बराबर 3/2 और नेक्स्ट 3y - 5z बराबर 9। हमें समझ में आ गया आप लोगों का दिक्कत कहाँ था। फोकस कीजिएगा बाबू, सबसे पहले वैल्यू किसका, A का। अरे तुम लोग का दिमाग हम समझ रहे हैं कहाँ काम नहीं किया है। सो
एक्स कंपोनेंट बाई जेड, एक्स कंपोनेंट का वैल्यू 2, वाई कंपोनेंट 1, जेड कंपोनेंट 1। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, एक्स कंपोनेंट 1, वाई कंपोनेंट -2, जेड कंपोनेंट -1। आगे बोलिए, वाई कंपोनेंट, अरे वाई कंपोनेंट 3, जेड कंपोनेंट -5। अब तो हनी के लग रहा होगा ये एक्स तो है ये न है इसमें, बस समझ में आया? नेक्स्ट, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बोल दीजिए, एक्स वाई और क्या जेड, और बोलिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइएगा, 1 3/2 और कितना 9। ई चर पद का गुणांक, ये चर पद, यह चर पद, रिजल्ट क्या होता है, एक्स बराबर क्या बी, एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। क्या आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नहीं निकलेगा, एडजॉइंट ए नहीं निकलेगा, बी निकलेगा, कैलकुलेट कीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। कितना विद्यार्थी टेंशन में आ रहा होगा जानते हो किस चीज़ के लेकर के, ये 3/2 है तो आए बाबू 9 में तो 9 में तुमको 2 से गुना करने आता है कि 18 होगा। अब अगर 3/2 है तो ओकरा में 2 से गुना करना नहीं आएगा तुमको, और नहीं आएगा, कोई दिक्कत है? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना, कि दिक्कत है? चलो तो ये चैप्टर से क्या हुआ आपका, कौन सा था, सारणिक। सारणिक चैप्टर आपका पूर्ण रूप से एक एक क्वेश्चन करके, डाउट बता बता करके आपका पूर्ण रूप से क्या हुआ, समाप्त। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3, क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बहुत दिन तक 2 गुने 3, 3 गुने 4, 4 गुने 5 किए। अब हम लोग अपने मूल रास्ते साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पर कल से लौटेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास से। थोड़ा सा उसमें आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला पूरा याद होना चाहिए, तब मजा आएगा। अगर संभव हो तो आप लोग वो सब रिवाइज करके रखिए, ठीक है? चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने आसपास के दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।